डेटा एनालिस्ट बनना है, एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई तो सब सीख रहे हैं, पर इंटरव्यूज में सेलेक्ट वही होता है जिसे बिजनेस समझ आता है। और बिजनेस समझने की सबसे बड़ी चाबी पता है क्या है? वो है केपीआईज। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कोई बोरिंग एकेडमिक डेफिनेशन बताने वाली हूं, तो टेंशन मत लो यार। आज कोई रट्टा नहीं मारना है। आज हम सीखेंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो अगले 15 मिनट में तुम 5 अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट बनने वाले हो। बट पहले कमेंट में जल्दी से रेडी लिखो, ताकि मुझे पता चले तुम्हारा 100% फोकस यहीं पर है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, ये केपीआई होता क्या है? सिंपल भाषा में समझो। मान लो एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया हैं। उनका टारगेट है कि आज दिन खत्म होने तक कम से कम 20,000 रुपए का चालान काटना है। तो ये 20,000 का अमाउंट क्या है? ये है उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज केपीआई। मतलब वो नंबर जो बताएगा कि उन्होंने आज काम अच्छा किया है या बुरा। बिजनेस में भी हर कंपनी ऐसे ही नंबर चेक करती है। अगर ये नंबर सही है तो बिजनेस हिट है, अगर नंबर डाउन है तो बॉस गुस्सा है। आज हम ऐसे ही टॉप 5 डोमेन्स के इंपॉर्टेंट केपीआईज उनके फॉर्मूला के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इंजन होता है सेल्स। अगर सेल्स नहीं होगी तो कंपनी चलेगी कैसे? चलो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट केपीआई देखते हैं, विच इज मंथली सेल्स ग्रोथ। इसका मतलब है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हमने कितने ज्यादा कमाई की। तो फॉर्मूला स्क्रीन पर देखो। फॉर्मूला होता है करंट मंथ की सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ की सेल्स, मतलब लास्ट मंथ की, डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ की सेल्स इनटू 100। तो इनटू 100 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना वो तुम फॉर्मेट भी कर सकते हो एक्सेल या पावर बीआई में जाके परसेंटेज वाला। ठीक है। अब देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो मान लो तुम्हारे एक मोमोज की दुकान है। जनवरी में 10 लाख की सेल्स की तुमने, फरवरी में 12 लाख की। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा ही करते हैं मोमोज वाले सेल। चलो तुम तो कॉर्पोरेट वाले हो। वापस आते हैं मोमोज के ठेले पे। तो अगर तुमने जनवरी में 10 लाख की सेल्स करी और फरवरी में 12 लाख की, तो तुम्हारी ग्रोथ हुई 20%। और वो तुमने कैलकुलेट कैसे किया? करंट मंथ की सेल्स थी 12 लाख माइनस 10 लाख लास्ट मंथ की सेल्स डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। जब तुम ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 20%। तो अगर ये ग्रोथ हर महीने हो रही है तो तुम्हारा बिजनेस सही ट्रैक पर है। तो दूसरा केपीआई है एवरेज डील साइज। मतलब एक सिंगल कस्टमर जब तुमसे कुछ खरीदता है तो वो एवरेज कितना पैसा खर्च करके जाता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, विच इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डील्स क्लोज्ड। तो ये तुम समझो, अगर तुमने टोटल 1 लाख रुपए कमाए और टोटल 100 लोगों ने सामान खरीदा, तो एवरेज डील साइज हुआ 1000। इसको भी मैंने कैलकुलेट कैसे किया? टोटल रेवेन्यू मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने मुझसे डील क्लोज की, दैट इज 100। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा ₹1000। तो ये होता है एवरेज डील साइज। अब देखते हैं थर्ड केपीआई जो बहुत कॉमन है, विच इज सेल्स कन्वर्जन रेट। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुकान पे 100 लोग आए। अब उन 100 में से सबने तो सामान नहीं खरीदा होगा ना, खाली 5 लोगों ने खरीदा। तो तुम्हारा कन्वर्जन रेट हुआ 5%। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डील्स क्लोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीड्स इनटू 100। तो डेटा एनालिस्ट का काम यही चेक करना है कि कन्वर्जन रेट बढ़ कैसे सकता है। अगर तुम्हें ये सब क्लियर हो रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ यहां तक सब समझ आ रहा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट केपीआई। तो नेक्स्ट केपीआई जो है दैट इज कैक। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या तुम ये सोच लो कि फॉर्मूला याद करना मुश्किल होता है, लोगों को जनरली याद नहीं रहता है। बट इंटरव्यूज में अगर तुम ये दिखाओगे तो रिक्रूटर तो इम्प्रेस होने वाला है भाई। तो याद से इसको समझ लेना। तो फोर्थ केपीआई जो है दैट इज कैक, विच इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक नए कस्टमर
को अपनी दुकान तक लाने में तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, मतलब तुमने एड चलाई, कुछ बैनर लगाए होंगे, वो सब इसमें आएगा। तो फॉर्मूला चेक करो इसका कि टोटल मार्केटिंग स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल न्यू कस्टमर्स एक्वायर्ड, मतलब तुमने जितना खर्चा किया डिवाइडेड बाय कितने नए कस्टमर्स आए। सपोज करो अगर तुमने 10,000 की एड चलाई और उसमें से 100 नए कस्टमर आए, तो तुम्हारा क्या होगा, ₹100 पर कस्टमर। इसको कैलकुलेट कैसे किया, मैंने बोला 10,000 की एड चलाई तो 10,000 डिवाइडेड बाय कितने नए कस्टमर आए, 100। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा ₹100। अब चलते हैं नेक्स्ट डोमेन पर, जो है मार्केटिंग। तो बिना मार्केटिंग के तो आजकल कोई स्टार्टअप चल ही नहीं सकता है। तुम इंस्टाग्राम पे देख लो, कितने लोग मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूबर्स भी काफी मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग डोमेन का सबसे पहला और एक बहुत हिट केपीआई देखते हैं, विच इज सीटीआर। काफी लोगों को पता भी होगा, सीटीआर का मतलब इज क्लिक थ्रू रेट। जब तुम यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो तो हर वीडियो पर क्लिक नहीं करते हो ना, तो इसका मतलब है कितने लोगों ने ऐड देखी और उसमें से कितनों ने क्लिक किया, वो होता है सीटीआर। इसका फॉर्मूला अगर तुम देखोगे, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। सपोज करो अगर 1,000 लोगों ने ऐड देखी और 50 लोगों ने क्लिक किया, तो तुम्हारा सीटीआर क्या हुआ, 5%। तो अगर तुम मार्केटिंग एनालिस्ट बनने का सोच रहे हो तो ये केपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में जाके जरूर बताना है, या अगर तुम डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसमें ये जरूर लिखना, केपीआई क्रिएट करना ये वाला। अब आते हैं दूसरे केपीआई मार्केटिंग डोमेन का, विच इज सीपीसी, मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब है जब कोई यूजर तुम्हारी एड पर क्लिक करता है तो तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा कटता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल एड स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। तो अगर तुमने 5,000 खर्च किए और 500 क्लिक्स मिले, तो हर क्लिक की कीमत हुई ₹10। तो एनालिस्ट हमेशा इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है। तुम खुद सोचो ना, तुमने 5,000 खर्च किए और खाली 500 क्लिक आए, एक क्लिक की कीमत ₹10, तो ये तो बहुत ज्यादा है ना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए बीइंग एनालिस्ट कि ये कम हो जाए, ताकि हमारे कंपनी के पास पैसा ज्यादा बचे। अब चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट केपीआई पर, दैट इज रोस, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंट। एड में ₹1 लगाया तो बदले में कितने रुपए का रिवेन्यू मिला, ये मार्केटिंग की रियल कमाई बताता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम एड्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंट। सोचो अगर 2,000 की एड से 10,000 का रिवेन्यू या सेल्स हो रही है, तो रॉस हुआ 5x, मतलब 5 गुना फायदा हुआ। ये तो बहुत अच्छा केपीआई है ना, जो हमें बता सकता है कि अगर हमने कम पैसा लगा के ज्यादा सेल्स की, विच इज गुड फॉर अ कंपनी। तो ये एक एनालिस्ट का काम होता है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। अगर तुम्हारा रॉस 1x से कम है, तो क्या तुम्हें वो एड चलानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताओ, देखते हैं सबसे ज्यादा लोग क्या आंसर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट केपीआई पर, दैट इज एलटीवी, यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब होता है एक कस्टमर जब तक तुम्हारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो टोटल कितने पैसे का बिजनेस देकर जाएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है पर सिंपल है। फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने एक साल में कितनी बार बाय किया, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन इन ईयर्स। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, बट एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो जैसे तुम नेटफ्लिक्स का 500 का प्लान लेते हो और 3 साल तक चलाते हो, तो नेटफ्लिक्स के लिए तुम्हारी एलटीवी हुई 18,000। देखा कितना सिंपल है ना। अब आते हैं सबसे सीरियस और इम्पोर्टेंट डोमेन पर। हर कंपनी का अल्टीमेट गोल पैसा बचाना और कमाना ही होता है। इसके केपीआईज हर डैशबोर्ड में यूज होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो पहला केपीआई होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन,
इसका मतलब है प्रोडक्ट बनने के खर्चे के बाद तुम्हारे पास कितना परसेंट पैसा बचा। मतलब मान लो एक फोन तुमने 20,000 में बेचा, उसे बनाने का खर्चा 12,000 था, तो बचा कितना, 8,000 ना। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ 40%, मतलब तुम्हें 40% का मार्जिन मिला, प्रॉफिट मिला। ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर चेक करें, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। या फिर तुम बोल सकते हो अगर तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब दूसरा इसी में होता है एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो तुम यहाँ नीचे देख सकते हो। तो ग्रॉस में सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, नेट में कंपनी का रेंट, सैलरीज, टैक्स सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचा वो होता है असली मुनाफे का परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो ये नंबर बताता है कि कंपनी सच में ग्रो कर रही है या बस ऊपर ऊपर से दिखावा कर रही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केपीआईज है, कहीं पे नोट कर लेना और कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो जरूर ये वाले बताना। अब आते हैं नेक्स्ट केपीआई पर, विच इज बर्न रेट। तो ये वाला जो केपीआई होता है ये स्टार्टअप्स का फेवरेट होता है, क्योंकि ये बताता है हर महीने कंपनी कितना कैश लूज या बर्न कर रही है अपनी पॉकेट से बिना प्रॉफिट कमाए। इसका लॉजिक सिंपल होता है टोटल कैश स्पेंट माइनस कैश रिसीव्ड इन अ मंथ, मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इन मंथ्स। तो सोचो अगर कोई स्टार्टअप बोलता है उनका बर्न रेट 50 लाख पर मंथ है, मतलब उन्हें हर महीने बाहर से उतना पैसा चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो हमारा ये लास्ट फाइनेंस का केपीआई जो है विच इज करंट रेशियो। इसका मतलब है कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा और एसेट्स हैं कि वो अपने अगले 1 साल के उधार और बिल्स चुका सके। तो इसका फॉर्मूला अगर तुम नोट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर ये रेशियो 1 से कम है तो कंपनी डेंजर जोन में है, अगर 2 है तो कंपनी मस्त चल रही है। ये चीज ध्यान रखना। और यहां तुम देखो नीचे भी लिखा हुआ है अगर आइडियली 1.5 से 2 के बीच में है तो इट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। अगला डोमेन है ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ये सब चलते ही सिर्फ डेटा पर है। चलो इनके स्पेशल केपीआईज देखते हैं जो तुमसे इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। तो पहला केपीआई है शॉपिंग कार्ट एब्डोमेंट रेट। सुनने में तो बहुत भयंकर लग रहा होगा ना, पर चलो होता ये बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो तुमने बहुत बार शॉपिंग कार्ट में अपने कपड़े ऐड किए होंगे, राइट, पर पेमेंट नहीं की होगी। ये होता है ना कि सैलरी आएगी चलो तब खरीदेंगे, तो कार्ट में ऐड करते रहते हैं पर खरीदते नहीं है। तो यही होता है वो वाला मैट्रिक कि कितने लोगों ने कार्ट में सामान डाला पर खरीदा नहीं है। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कंप्लीटेड परचेजेस डिवाइडेड बाय क्रिएटेड कार्ड्स इनटू 100। एक एग्जांपल से समझो, अगर 100 लोगों ने कार्ट बनाई और सिर्फ 30 ने खरीदा तो 70 लोग कार्ट छोड़कर भाग गए। तो 70% हुआ तुम्हारा शॉपिंग कार्ट एब्डोमेंट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम सुन के बहुत बड़ा लगेगा पर सिंपल है, तो इसको भी इंटरव्यू में बताना मत भूलना। अब देखते हैं दूसरा केपीआई विच इज एओवी, यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब है एक कस्टमर एक बार में कितने रुपए का ऑर्डर दे रहा है वेबसाइट पर। तो इसका अगर तुम फॉर्मूला देखो जो बहुत सिंपल दिख रहा है, दैट इज AOV इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर वेबसाइट पर टोटल सेल 50,000 की हुई, मतलब टोटल रेवेन्यू 50,000, और टोटल 25 ऑर्डर आए, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इज 25। अगर तुम 50,000 को 25 से डिवाइड करोगे तो AOV तुम्हारा आएगा 2,000 रुपीज। तो स्विगी और जोमेटो हमेशा इस AOV को बढ़ाने के लिए एड अ डेजर्ट का ऑप्शन दिखाते हैं। तो काफी लोग होते हैं उस एड अ डेजर्ट पे क्लिक कर देते हैं सो दैट वो उसको बाय कर ले, बट उनको ये नहीं पता दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी।
कंपनी का रेवेन्यू इसी से बूस्ट हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट केपीआई विच इज कस्टमर रिटेंशन रेट, मतलब CRR। इसका मतलब होता है पिछले महीने जो कस्टमर्स आए थे उनमें से कितने परसेंट इस महीने भी वापस आए सामान खरीदने, मतलब रिटेंशन हो रहा है कस्टमर्स का। जो तुम्हारे पास कस्टमर आया वो वापस आ रहा है दोबारा से, ये होता है CRR। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट है। फॉर्मूला होता है कस्टमर्स एट एंड ऑफ द पीरियड माइनस न्यू कस्टमर्स एक्वायर्ड, मतलब जितने लोग कस्टमर तुम्हारे एंड थे उस पीरियड के माइनस जो नए कस्टमर आए उस पीरियड में, डिवाइडेड बाय कस्टमर्स एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड इनटू 100। तो अब इसको अगर तुम ध्यान से समझोगे, इसका मतलब है कि ये जितना हाई होगा मार्केटिंग का खर्चा उतना ही बचेगा, क्योंकि कस्टमर तुम्हारे रिटेंशन हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो CRR का परसेंटेज जितना अच्छा होगा उतनी ही मार्केटिंग का पैसा कम होगा और तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम क्वालिटी की चीज दे रहे हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट केपीआई विच इज रिटर्न रेट। इसका मतलब है कितने परसेंट ऑर्डर्स लोग पसंद ना आने पर वापस भेज देते हैं। हम लोग कितनी बार मीशो या कहीं से प्रोडक्ट आता है तो हम उसको देखते हैं, हमें पसंद नहीं आता तो हम उसको वापस कर देते हैं, ये होता है वही रिटर्न रेट। तो इसका अगर तुम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स इनटू 100। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ये रेट जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। जैसे मीशो का देख लो, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, मुझे तो पर्सनली ये लगता है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। चलो अब आप आते हैं अपने आखिरी डोमेन पर विच इज HR यानी ह्यूमन रिसोर्स। बहुत लोग सोचते हैं HR का डेटा से क्या लेना देना है, पर ट्रस्ट मी एम्प्लॉय डेटा मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। अब HR सुन के गुस्सा मत होना कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो तो चलो यार डेली की आदत है, पर HR एनालिस्ट की इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखते हैं HR के कुछ KPIs। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट KPI होता है एम्प्लॉय एट्रीशन रेट। इसका मतलब है कि एक साल में कितने परसेंट एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर चले गए। तो तुमने ध्यान से देखा होगा तुम्हारी कंपनी में कोई सीनियर होगा या नहीं, अगर तुम फ्रेशर हो, आने वाले टाइम में जब तुम कंपनी में जाते हो कभी छोड़ने की बात करोगे तो HR तुमको रिटेन करने का ट्राई करेगी, मतलब बोलेगी कि चलो तुम पैसे ये सैलरी थोड़ी ज्यादा ले लो पर रिटेन हो जाओ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि उनको ये जो रेट होता है वो अपना वैसे मैनेज करके रखना होता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज छोड़ के ना जाए, अदरवाइज कंपनी का डिसएडवांटेज होता है वो चीज। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। तो ये समझो अगर किसी कंपनी का एट्रीशन रेट बहुत ज्यादा है, मतलब वहां का वर्क कल्चर बहुत खराब है, ये सैलरी कम है या टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट KPI विच इज टाइम टू हायर, मतलब एक नई वैकेंसी आने से लेकर नए बंदे को सेलेक्ट करके ज्वाइन करवाने में टोटल कितने दिन लगे। इसका लॉजिक सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ डेज स्पेंट हायरिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हायर्स। मतलब समझो, सपोज करो तुम्हारी कंपनी में से एक डेवलपर चला गया और HR को नए डेवलपर ढूंढने में 60 दिन लग रहे हैं, तो कंपनी का काम उतने दिन रुका रहेगा ना। तो इसको कम रखना ही HR का टारगेट होता है, तो इस KPI से हम लोग वही निकालते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट KPI विच इज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कंपनी का एक एम्प्लॉय एवरेज कितना पैसा कमाकर दे रहा है बिजनेस को। तो तुम अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या चलो फ्रेशर भी हो, तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, कंपनी में तुम्हारे सेल्स का बंदा होता है या फिर तुम्हारा ग्रोथ ऑफिसर होता है या टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं जब वो काम करके देते हैं उसके बाद कुछ रेवेन्यू हमें क्लाइंट जनरेट करके देता है, मतलब क्लाइंट पैसा देता है तुम्हारे काम का, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। कि मतलब तुमने जो काम किया वो, मतलब तुम्हारा जो काम है वो तुम कितना कमा के तुम्हारे बिजनेस को दे रहे हो, मतलब कंपनी को दे रहे हो तुम वो चीज। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है विच इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एक प्रैक्टिकल फॉर्म में समझो, अगर कंपनी में 10 करोड़ कमाए हैं और 100 एम्प्लॉयज हैं
तो हर बंदे का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ 10 लाख रुपए, विच इज वेरी गुड। तो चलो अब देखते हैं हमारा फोर्थ और लास्ट केपीआई, विच इज ट्रेनिंग आरओआई। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज को नई स्किल सिखाने में जो खर्चा हुआ, क्या उससे परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, क्या उससे कुछ ग्रोथ हो रही है। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला देखो, विच इज मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेनिंग माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करो कि तुम एज एन ट्रेनी इंटर्न गए कंपनी में, तो कंपनी ने बोला कि तुम्हें ट्रेन करवाना है एक्सेल और पावर बीआई के लिए, और कंपनी ने तुम्हारे पर खर्चा किया 50,000, जिससे तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी, तुम्हारे एरर्स कम हुए और तुमने अच्छा काम किया। तो इतना सब करके तुमने जो रेवेन्यू टोटल जनरेट किया विच इज 80,000 कंपनी के लिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में लगाऊं 80,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100, तो इसका आंसर जो आएगा विच इज 60%। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आरओआई बहुत अच्छा था। यही होते ट्रेनिंग आरओआई। तो ट्रेनिंग आरओआई अगर तुम्हारे 0 से बड़ा है, इट मींस कि तुम्हारे लिए वो बेटर हो रही है, बिजनेस के लिए चीजें बेटर हो रही है। अगर आरओआई 0 से छोटा है, 0% से कम है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट रिकवर नहीं हुई है। और अगर आरओआई 0 है तो मतलब ब्रेक इवन, इक्वल है, ना ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ ना ही कुछ कॉस्ट रिकवर हुआ। चलो अब एक बोनस टिप जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जब भी तुम डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में जाओगे, तो आते जाते ये मत बोलना कि मुझे सिर्फ सीक्वल आता है। इंटरव्यू को ये भी बताना कि तुम्हें इन केपीआईज को समझते हो और इनके बेसिस पर बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये होती है असली एनालिस्ट की पहचान। तो अगर तुम इन सारे फॉर्मूलाज और डोमेन्स की क्लियर एक्सेल शीट या चीट शीट चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ चीट शीट, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। और कुछ भी डाउट हो मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करके मैसेज कर लो।